फ्रेंड्स, so आइए कंटिन्यू करते हैं. लास्ट लेक्चर वी डिस्कस्ड अबाउट कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट. क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में हमने चर्चा किया था. आइए रीड करते हैं, आपको सब याद आ जाएगा. अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मस्ट कंटेन सर्टेन एसेंशियल एलिमेंट्स. स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था एसेंशियल एलिमेंट्स होना चाहिए. क्या होना चाहिए एसेंशियल एलिमेंट्स? ऑफर होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए. तो ये रिवीजन हो रहा है दोस्त आपका. ये सब अगर नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है. ठीक है जी. मगर कभी कभी ऐसा होता है, लॉ इम्प्लाई करता है एक प्रॉमिस. लॉ इम्प्लाइज अ प्रॉमिस. इसका मतलब क्या है कि लॉ कहता है कि तुम्हारा बन गया है बेटा ये ऑब्लिगेशन, ये बन गया है तुम्हारा ड्यूटी, ये बन गया है तुम्हारे लिए एक प्रॉमिस. मगर जज साहब मैंने तो कोई प्रॉमिस दिया है नहीं. और दिया नहीं तो क्या है, मान लो. ठीक है जी. अब कौन कौन से सिचुएशन है जहां लॉ अपने को एक ऑब्लिगेशन देगा, वो अपने पढ़ेंगे आगे. बट समटाइम्स द लॉ इम्प्लाइज अ प्रॉमिस. इम्पोजिंग ऑब्लिगेशन, इम्पोज कर रहा है. इम्पोज, ये वर्ड पे जाइएगा. इम्पोज मतलब कोई नहीं मानने का गुंजाइश नहीं है. राइट. इम्पोज मतलब मानना ही पड़ेगा. इम्पोजिंग ऑब्लिगेशन ऑन वन पार्टी एंड कॉन्फरिंग राइट इन फेवर ऑफ द अदर. तो ऑब्लिगेशन और राइट कहां होता है? एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में. बट बिना वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के भी एक पार्टी के ऑब्लिगेशन दूसरा पार्टी का राइट हो रहा है, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट. तो राइट इन द फेवर ऑफ अदर इवन व्हेन देयर इज नो ऑफर, नो एक्सेप्टेंस, नो जेन्युइन कंसेंट, लॉफुल कंसिडरेशन एटसेट्रा. कुछ भी नहीं है फिर भी ऑब्लिगेशन और राइट है, ऐसे कहते हैं क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट. एंड इन फैक्ट नीदर अग्रीमेंट नॉर प्रॉमिस. कोई अग्रीमेंट नहीं, कोई प्रॉमिस नहीं. सच केसेस आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स इन द स्ट्रिक्ट सेंस, बट द कोर्ट रिकॉग्नाइजेस देम एज रिलेशंस रिजेंबलिंग दोज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स. रिलेशंस रिजेंबलिंग दोज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स. सगे भाई तो नहीं है बट रिलेशन है. एंड एनफोर्सेस देम एज इफ दे वर कॉन्ट्रैक्ट्स. Hence the term quasi contracts. Resembling a contract. Quasi contract resembling a contract. चचेरा कॉन्ट्रैक्ट, चचेरा भाई. ममेरा कॉन्ट्रैक्ट, ममेरा भाई. ठीक है, सगा भाई नहीं है. Even in the absence of a contract, certain social relations give rise to certain specific obligations to be performed by certain persons. Certain social obligations. Certain social obligation. एक चीज हमेशा याद रखना, सोसाइटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अ ह्यूमन बीइंग कैन नॉट लिव ऑल अलोन. ठीक है. समाज के नियम को पालन करना पड़ेगा. एक अच्छा समाज, एक बेहतर समाज, एक बेहतर सोसाइटी बनाना पड़ेगा. इसका जिम्मेदारी सबके कंधों पर है. तो सोशल रिलेशनशिप्स. ठीक है. समाज में जो हम रह रहे हैं, आप मानो या ना मानो, आप बोलते हो कि मुझे मेरे पड़ोसी से कोई लेना देना नहीं है, मुझे फुर्सत नहीं है, आई डोंट वॉन्ट एनी रिलेशनशिप्स विथ माई नेबर. मगर गलती से उस नेबर का कोई सामान आपके घर पे डिलीवरी हो गया, आप ये नहीं कह सकते हो मुझे तो उस पड़ोसी से कोई मतलब ही नहीं है, मेरे घर पे जिसने डिलीवर किया उसका गलती है, मेरा जी कोई जिम्मेदारी नहीं बनता क्योंकि उस पड़ोसी से तो मेरा बोलचाल बंद है. नहीं जी. सोशल रिलेशनशिप्स, कानून, जिस देश में रह रहे हो उसका कानून कह रहा है कि किसी और का सामान आप नहीं रख सकते हो. ठीक है जी. तो सोशल नियम, दीज आर नोन एज क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स as they create some obligations as in the case of regular contract.
जैसे एक रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट में ऑब्लिगेशन है, उसी प्रकार से सोशल ऑब्लिगेशन, जिसे हम क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स आर बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कॉन्शियंस। इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कॉन्शियंस, इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कॉन्शियंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस समाज का निर्माण करना है उस समाज में इक्विटी होना चाहिए, जस्टिस होना चाहिए, गुड कॉन्शियंस, किसी और का सामान मैं कैसे यूज कर लूं, दिस इज कॉल्ड गुड कॉन्शियंस। अ क्वाजी और कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट्स रेस्ट अपॉन द मैक्सिम्स। ये जो क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट बना है, किस बेस पे बना है, किस आधार पे बना है, किस विचारधारा पे बना है? नो मैन मस्ट ग्रो रिच आउट ऑफ अनदर पर्सन's लॉस। क्या बात है, किसी और का नुकसान करके, किसी और का नुकसान करके तुम रईस कैसे बन सकते हो? कॉन्ट्रैक्ट जब भी होता है दोस्त, कॉन्ट्रैक्ट में ए और बी, ए का भी फायदा हो गया, बी का भी फायदा हो गया, विन विन सिचुएशन। आई विन एंड यू लूज, ये विन लूज सिचुएशन ना कॉन्ट्रैक्ट में अच्छा हो, ना पर्सनल रिलेशनशिप्स में अच्छा होता है कि मैं जीतूं और तू हारे। तो विन लूज नहीं होना चाहिए, हमेशा विन विन सिचुएशन होना चाहिए। एग्जाम्पल देखते हैं। टी अ ट्रेड्समैन, टी से नाम दे दो तोपू। तोपू, तो तोपू दा एक ट्रेड्समैन है, लीव्स गुड्स एट सीज हाउस बाय मिस्टेक। चैटर्जी दा के घर पे गलती से अपना सामान छोड़ जाते हैं। तोपू दा मोबाइल फोन पे डील करते हैं। भाभी जी को मोबाइल फोन दिखाने गए थे, गलती से कुछ मॉडल वहीं पर छूट गया, और चैटर्जी दा ट्रीट्स द गुड एज हिज ओन, बोला चलो ये तो अपना ही है। सी इज बाउंड टू पे फॉर द गुड्स। अब क्योंकि चैटर्जी दा उस गुड्स को यूज कर लिए, फोन को यूज करना स्टार्ट कर दिए, बाद में तोपूदा ने IMEI नंबर होता है मोबाइल में, बहुत कुछ डिटेल लगा के पता किया कि वो फोन कौन यूज कर रहा है, खबर मिला चैटर्जी दा यूज कर रहे हैं। तो अब वो बोला ले भैया ये फोन ले जा। अरे फोन कैसे ले जाऊं, फोन को तो तुमने यूज कर लिया, राइट? तो अब तुम्हें उसका पैसा देना होगा। ठीक है जी। तो कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग नहीं था, मगर फिर भी कोई ऑफर एंड प्रॉमिस नहीं था, कोई एक्सेप्टेंस नहीं था, बट क्योंकि आप किसी और का सामान यूज करना स्टार्ट कर दिए तो उसके लिए पैसे तो देने पड़ेंगे। ए पेज सम मनी टू बी बाय मिस्टेक। अमित बुम्बादा को, बुम्बादा, अमित क्या करता, कुछ पैसा बुम्बादा को मिस्टेक से दे देता। देना था 1 लाख रुपया, और 2 पैकेट थे घर पे, एक 1 लाख का पैकेट था और एक 2 लाख का पैकेट था। तो कुछ गलती से 1 लाख का पैकेट की जगह 2 लाख का पैकेट चला जाता है। तो ए पे सम मनी टू बी बाय मिस्टेक, इट इज रियली ड्यू टू सी, बी मस्ट रिफंड द मनी टू ए। तो चलो ठीक है, ये जो भी गलती से बी को दे दिया, देना था सी को, तो बुम्बादा को गलती से पैसे मिल गए, तो क्या उनका हो गया? नहीं जी, वापस कर देंगे। अ फ्रूट पार्सल डिलीवर्ड अंडर मिस्टेक टू आर। रीता भाभी जी के पास फ्रूट पार्सल चला गया। हु कंज्यूम द फ्रूट्स थिंकिंग देम एज बर्थडे प्रेजेंट। अब भैया भाभी जी का बर्थडे था, अब भाभी जी को पता नहीं था। आर मस्ट रिटर्न द पार्सल और पे फॉर द फ्रूट्स। अब खा ली तो कहाँ से देगी, तो कम से कम पैसे दे दो उसका। ऑल्दो देयर इज नो अग्रीमेंट बिटवीन रीता भाभी जी एंड द ट्रू ओनर, येट शी इज बाउंड टू पे एज द लॉ रिगार्ड्स इट एज अ क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। अब कोइंसिडेंस था कि रीता भाभी जी का बर्थडे था, तो रीता भाभी जी को लगा कि हो सकता है उसका बर्थडे प्रेजेंट है, किसी ने इंपोर्टेड फ्रूट्स भिजवाए हैं,
तो भाभी जी ने बड़े शौक से टेस्ट लेते हुए खा लिया। अब क्या उपाय है जी, आपका बर्थडे प्रेजेंट था, आपको पता ही नहीं कि किसने दिया, आप श्योर नहीं थे और अनश्योर सिचुएशन पे आपने क्यों खाए, तो कहीं ना कहीं छोटा सा गलती तो भाभी जी आपने किया है। तो ठीक है जी, गलती किया तो हम पैसा दे देते हैं। These relations are called as quasi-contractual obligations. In India, it is also called as certain relation resembling those created by contracts. Salient features of quasi-contracts. आइए features देखते हैं। In the first place, such a right is always a right to money, and generally, though not always, to a liquidated sum of money. Secondly, it does not arise from any agreement of the parties concerned, but is imposed by the law. Thirdly, it is a right which is available not against all the world, but against a particular person or persons only, so that in this respect it resembles a contractual right. जब हम बोलते हैं कि दिस राइट इज अवेलेबल अगेंस्ट द होल वर्ल्ड, इसे कहते हैं जस्ट इन रेम। दो प्रकार के राइट है, जस्ट इन रेम एंड जस्ट इन पर्सोना। इस पर चर्चा करेंगे। जब किसी पर्सन के खिलाफ राइट होता है तो उसे जस्ट इन पर्सोना कहते हैं। केसेस डीम्ड एज क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स, ये अब अपने को देखना है। क्लेम्स फॉर नेसेसरी सप्लाइड, पेमेंट बाय एन इंटरेस्टेड पर्सन, ऑब्लिगेशन ऑफ अ पर्सन एंजॉइंग बेनिफिट ऑफ नॉन ग्रेटिट्यूअस एक्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स, मनी पेड बाय मिस्टेक अंडर कोर्शन। तो सेक्शन 68, 69, 70, 71, 72, तो देखा जाए तो 5 सेक्शंस पे बटा हुआ है क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। ये 5 सेक्शंस के एग्जांपल्स देखेंगे हम लोग, और क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट मोर और लेस एकदम कंट्रोल में आ जाएगा आपके। कलर चेंज करता हूं। Under the provisions of the Indian Contract Act, the relationship of quasi-contract is deemed to have come to exist in 5 different circumstances. Section 68 से Section 72 बताता है ऐसे 5 circumstances, which we shall presently dilate upon. But it may be noted that in none of these cases there comes into existence एनी कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज। वही बात को रिपीट कर रहे हैं कि आपस में पार्टीज के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है इन द रियल सेंस, ड्यू टू पिक्यूलियर सर्कमस्टांसेस इन विच दे आर प्लेस्ड। द लॉ इम्पोजेज इन ईच ऑफ दीज केसेस द कॉन्ट्रैक्चुअल लाइबिलिटी। समझा चुका हूं, रिपीट है, दोबारा से नहीं बोल रहा हूं। आइए अब केस देखते हैं। Claim for necessary supplied to persons incapable of contracting। कहने का मतलब है incapable of contracting। अब मेरे और इस पर्सन के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना है, तो क्या मुझे मेरा पैसा नहीं मिलेगा? कैसा पैसा भाई? मैंने कुछ सप्लाई किया है। आइए एग्जाम्पल देखते हैं, समझ में आएगा। सीधा एग्जाम्पल देखते हैं। ए सप्लाइज बी अ ल्यूनेटिक और अ माइनर। अपने को पता है ना ल्यूनेटिक ना माइनर, दे आर नॉट केपेबल ऑफ गेटिंग इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट। कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट के तहत इनकी कैपेसिटी नहीं मानी जाती है। बट क्या लूनेटिक और माइनर को कोई सप्लाईज नहीं चाहिए? खाना पीने का सप्लाई, कपड़ा, कुछ भी सप्लायर। तो अगर कोई सप्लायर सप्लाई कर दे, तो ये हमने माइनर के केस में भी पढ़ा था, याद करिए, कि जो सप्लायर है उसको पैसे मिलेंगे। और कहाँ से मिलते हैं? माइनर के एस्टेट से मिलते हैं। तो ये सब बात हम ऑलरेडी जानते हैं, तो वही बात को रिपीट किया जा रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा
एम्फोसाइज करना है कि अगर आप माइनर वाले चैप्टर को ठीक से पढ़े हो, वही सेम टू सेम उठ के यहाँ पर आया है। तो ए सप्लाइज बी अ ल्यूनेटिक और अ माइनर विथ नेसेसरीज सुटेबल फॉर हिज कंडीशन इन लाइफ। तो ये पूरा रिवीजन हो रहा है दोस्त। ए इज एंटाइटल्ड टू बी रीएम्बर्स्ड फ्रॉम बीज प्रॉपर्टी। देखो बीज प्रॉपर्टी मतलब बीज एस्टेट। टू एस्टैब्लिश हिज क्लेम द सप्लायर मस्ट प्रूव not only that the goods were supplied to the person who was minor or lunatic, but also that they were suitable to his actual requirements. Suitable था, याद करिए, जबरदस्ती लग्जरियस आइटम का नहीं था बात एट द टाइम ऑफ सेल एंड डिलीवरी। तो ये एग्जाम्पल हम पढ़ चुके हैं। अब आइए इस पर लॉ ने क्या कहा है वो भी देख लेते हैं। सेक्शन 68 कह रहा है, इफ अ पर्सन इनकेपेबल of entering into contract or anyone whom he is legally bound to support is supplied by another person with necessaries suited to his condition in life, the person who has furnished such supplies is entitled to be reimbursed from the property of such incapable person. अब इसमें एक चीज देखिए, और anyone whom he is legally bound to support। अब अगर ल्यूनेटिक है, उसके बच्चे हैं, तो बाउंड टू सपोर्ट तो ल्यूनेटिक है अपने बच्चों को, तो उसका भी क्लेम पास हो जाएगा। पेमेंट बाय एन इंटरेस्टेड पर्सन, सेक्शन 69। अ पर्सन हु इज इंटरेस्टेड इन द पेमेंट ऑफ मनी विच अनदर इज बाउंड बाय लॉ टू पे and who therefore pays it is entitled to be reimbursed by the other। हो सकता है कि आपको ये दो लाइन पढ़ के कुछ नहीं समझ में आया, मैं आपको समझाता हूं। ये फैक्ट्री है, फैक्ट्री का ओनर है मिस्टर जुम्बा। मिस्टर जुम्बा ने मिस्टर बुम्बा को ये फैक्ट्री रेंट पे दे रखा है। ओनर मिस्टर जुम्बा है। मिस्टर जुम्बा ने अभी तक 10 लाख रुपया इस फैक्ट्री जिस लैंड पे बनी है उसका टैक्स नहीं दिया है। गवर्नमेंट ने एक नोटिस दिए कि मिस्टर जुम्बा, तुम क्योंकि टैक्स नहीं दे रहे हो, तुम्हारे इस फैक्ट्री को हम ऑक्शन करेंगे और हम अपना टैक्स का अमाउंट रिकवर करेंगे। बुम्बा साहब बड़े परेशान हो गए। बुम्बा साहब इस फैक्ट्री को 1 लाख रुपया में रेंट पे ले रखे। तो बुम्बा साहब बोले कि भाई मेरा तो करोड़ों का माल है, बहुत झमेला हो जाएगा, डिस्प्यूट हो जाएगा, मैं परेशानी में आ जाऊंगा। तो बुम्बा साहब तुरंत गवर्नमेंट के पास जाते हैं और गवर्नमेंट को 10 लाख रुपया दे देते हैं ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर जुम्बा। अब बुम्बा साहब मिस्टर जुम्बा से ये 10 लाख रुपया जो गवर्नमेंट को दिया है, आप बताइए, न्याय करिए, क्या मिस्टर बुम्बा मिस्टर जुम्बा से ये पैसा ले सकते हैं या नहीं ले सकते? क्या मिस्टर जुम्बा बोलेंगे कि भाई আমাকে কেন বলছো, আমি তো তোমাকে বললাম না कि जाओ पैसा दिए आसो गवर्नमेंट के? मिस्टर जुम्बा कह रहे हैं कि मैंने तो तुम्हें नहीं कहा था कि जाओ पैसा दे आओ, तुम अपने मर्जी से देकर आए हो, अब मुझे नहीं मालूम। क्या मिस्टर जुम्बा ऐसा कह सकते हैं? नहीं जी। बुम्बा साहब ने जो पैसा गवर्नमेंट को दिया, जुम्बा साहब के लिए दिया है, तो बुम्बा साहब अपना भाड़ा से भी एडजस्ट कर सकते हैं। अब वापस पढ़ते हैं। अ पर्सन हु इज इंटरेस्टेड इन द पेमेंट ऑफ मनी विच अनदर इज बाउंड बाय लॉ टू पे, तो ये जो पैसा दिया है तुम्हें देना था भाई, एंड हु देयरफॉर पेज इट इज एंटाइटल्ड टू बी रीएम्बर्स्ड बाय द अदर। कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था जुम्बा और बुम्बा के बीच में, कोई ऑफर एक्सेप्टेंस नहीं था, कोई प्रॉमिस नहीं था, कोई अग्रीमेंट नहीं था, बट कानून कहेगा अरे जुम्बा तुम तो बहुत सियाना है रे भाई, एक तो बुम्बा से 1 लाख रुपया रेंट भी लेता है और बुम्बा बेचारा प्रेशर में आके तुम्हारे बिहाफ में 10 लाख रुपया गवर्नमेंट को दे दिया और तुम एकदम आराम से सो रहे हो
कि हाँ हाँ मैंने तो नहीं कहा था, तुमने क्यों दिया, मैंने तो नहीं कहा था। ऐसे बोलने से ना मिस्टर जूम्बा चलेगा नहीं। क्या समझता है तुम अपने आप को कि तुम ही सियाना है, सारा बुद्धि तुम्हारे पास है, और बूम्बा बेचारा नाम में बूम्बा है तो क्या वो बेवकूफ है? ऐसा नहीं चलेगा। तो जूम्बा, ए जूम्बा उठो, सुनते नहीं हो। तो जूम्बा को एक थप्पड़ मारा जाता है और जूम्बा को बोला जाता है ये थप्पड़ मैंने नहीं मारा, कानून का थप्पड़ है, कानून का थप्पड़ है जूम्बा। तुम ओनर हो तो भैया मैं तो तुम्हें थप्पड़ कैसे मार सकता हूँ, बट कानून का थप्पड़ है ये। तो जूम्बा को कानून का थप्पड़ लगा। जूम्बा के पास पैसा था, जूम्बा जानबूझ के चाहता था कि बूम्बा पैसा दे दे। और अब क्या हुआ, जूम्बा तुमने पैसा नहीं दिया तो क्या हुआ, तुम्हारा पैसा जो रेंट में आता था एक एक महीना करके जो हम तुमको रेंट देता था, अब मैं तुमको 10 महीना तक 10 मंथ तक कोई रेंट नहीं दूंगा। तो ठीक है, तो बूम्बा का भी कोई नुकसान नहीं हुआ, फैक्ट्री ऑक्शन होने से बच गया। बूम्बा ने गवर्नमेंट को पैसा दिया और यहाँ से रेंट को एडजस्ट कर लिया। एकदम न्याय है ये एकदम जस्टिस है। बी होल्ड्स अ लैंड इन बंगाल, अरे बी है बूम्बा, चलो जो भी है बूम्बा जूम्बा भूल जाइए, अब इस एग्जाम्पल को देख लेते हैं। बी होल्ड्स अ लैंड इन बंगाल ऑन अ लीज ग्रांटेड बाय ए द जमींदार, द रेवेन्यू पेएबल बाय ए टू द गवर्नमेंट बीइंग एन एरियर, एरियर मतलब अभी तक पैसा नहीं दिया गया है। तो ए जो जमींदार है आशुतोष बाबू, ए आशुतोष बाबू केमन आछेन, भालो आशुतोष बाबू, हिज लैंड इज एडवर्टाइज फॉर सेल बाय द गवर्नमेंट। अच्छा, तो आशुतोष बाबू ने मिस्टर बूम्बा को ये लैंड लीज पे दे रखा है। अब आशुतोष बाबू का जो लैंड है वो सेल हो जाएगा, गवर्नमेंट ने ऐसा एडवर्टीजमेंट रख दिया। अंडर द रेवेन्यू लॉ द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द सेल विल बी एनलमेंट ऑफ बीज लीज। अब अगर ये लैंड सेल हो जाता तो बूम्बा दा तुम्हारा लीज का क्या होगा, अरे भाई वो लीज तो खत्म हो जाएगा। तो बी टू प्रिवेंट द सेल and the consequent annulment of his own lease pays to the government the sum due from A, कि अगर ये लीज कैंसिल हो जाएगा तो हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा। A is bound to make good to B the amount so paid। तो ये बात एकदम क्रिस्टल क्लियर है, तो ये पॉइंट एकदम क्लियर है। तो ये दो पॉइंट हमने कर लिया है दोस्त, सेक्शन 68 कर लिया, सेक्शन 69 कर लिया है। तो 5 में से 2 हमने कर लिया। सेक्शन 68 में था क्लेम फॉर नेसेसरी सप्लाइड, 69 में था पेमेंट बाय एन इंटरेस्टेड पर्सन। आइए सेक्शन 70 देखते हैं। सेक्शन 70, एक मिनट। ऑब्लिगेशन ऑफ अ पर्सन एंजॉइंग बेनिफिट्स ऑफ नॉन ग्रेटिट्यूस एक्ट। नॉन ग्रेटिट्यूस मतलब फ्री में नहीं करने का था, पैसा लेकर करने का था, और मैं मस्ती से ऑब्लिगेशन जो भी है एंजॉय कर रहा हूं। देखते हैं क्या है। इन टर्म ऑफ सेक्शन 70 ऑफ द एक्ट वेयर अ पर्सन लॉफुली डज एनीथिंग फॉर अनदर पर्सन, एकदम लॉ के तहत में रहकर काम हो रहा है, दूसरा व्यक्ति के लिए कुछ काम किया गया है, कुछ काम किया हमने, या डिलीवर्स एनीथिंग टू हिम नॉट इंटेंडिंग टू डू सो ग्रेटिट्यूसली, कुछ डिलीवर कर दिया बट ऐसा नहीं कि वो फ्री में डिलीवर किया, एक बार सैंपल चेक कर लीजिएगा आप। एंड सच अदर पर्सन एंजॉयज द बेनिफिट देयर ऑफ। मैंने एक मोबाइल फोन का काम करता हूं मैं, आप भैया 2 दिन 3 दिन ट्रायल करके देखिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। वो 2 दिन क्या हो तो 2 महीना से अभी तक ट्रायल ही कर रहे हैं। and the other person enjoys the benefit thereof, the latter is bound to pay compensation to the former in respect of or to restore the thing so done or delivered। तो जो काम हमने करवा लिया है तो उसका कुछ पेमेंट बनता है, तो ये तो एकदम नॉर्मल सा बात है दोस्त, कोई दिक्कत नहीं। आइए, इट thus follows that for a suit to succeed, the plaintiff must prove that he had done the act or had delivered the thing lawfully।
ठीक है जी, कोई इलीगल काम नहीं, हमने एकदम लॉफुली उनको डिलीवर किया, बताया था कि आप सैंपल है देख लीजिए। दैट ही डिड नॉट डू सो ग्रेटिट्यूसली, हमने ये कहा ही नहीं कि ये फ्री में, हमने ये कहा था कि भाई आप देख लीजिए, मैं सबको 2000 रुपया में बेच रहा हूँ, आपको अगर पसंद आए तो बताइएगा, आपके लिए मैं स्पेशल डिस्काउंट कर दूंगा। बट उन्होंने तो कुछ कहा ही नहीं और उस प्रोडक्ट को यूज़ किए जा रहे 2 महीने से। दैट द अदर पर्सन एंजॉयड द बेनिफिट, तो बेनिफिट को तो आपने एंजॉय कर ही लिया है, प्रोडक्ट को यूज़ कर लिया तो प्रोडक्ट का बेनिफिट आप यूज़ कर लिए हो। इस पूरे को अगर एक अच्छा केस लॉ से समझना तो देखिए समझ में आ जाएगा। द अबव कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय अ केस लॉ वेयर कांति अ गवर्नमेंट सर्वेंट, कांति लाल अ गवर्नमेंट सर्वेंट, ए कांति बाबू केमन आছেন, कांति बाबू अ गवर्नमेंट सर्वेंट was compulsorily retired by the government, बहुत बुरा हुआ भाई। He filed a writ petition and obtained an injunction against the order. He was reinstated and was paid salary, but was given no work. And in the meantime, government went on appeal. काम नहीं दिया, reinstate कर लिया, अब गवर्नमेंट अपील कर रही है। The appeal was decided in favor of the government, and K was directed to return the salary. अरे बाबा क्या जबरदस्त बात है। তো কান্তি বাবু কাজ করবেন না, বসে বসে টাকা নেবেন, ঠিক আছে নেন। हाई और सुपर अपील हो गया। Appeal was decided in the favor of government and K was directed to return the salary paid to him during the period of reinstatement. कहने का मतलब है कि अनजस्ट एनरिचमेंट नहीं हो सकता, ठीक है। A tradesman leaves good at B's house by mistake. B treats the good as his own. He is bound to pay A for them. चलो भाई ये भी एकदम क्लियर है। आइए अब बात करते हैं सेक्शन 71 का, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स। ये हमने आपको लास्ट लेक्चर में वो अंगूठी का एग्जाम्पल दिया था, तो आइए जल्द से इसको पढ़ लेते हैं। अ पर्सन हु फाइंड्स गुड्स बिलोंगिंग टू अनदर एंड टेक्स देम इनटू हिज कस्टडी इज सब्जेक्ट टू द सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी एज इफ ही वर अ बेली। बेली मतलब जब मैंने मोटरसाइकिल किसी को रिपेयरिंग करने के लिए दिया है तो मेरा मोटरसाइकिल मेरे को वापस देगा ना भाई, तो उसे कहते हैं बेली। दस अ फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स हैज टू टेक प्रॉपर केयर ऑफ द प्रॉपर्टी एज मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस वुड टेक। नो राइट टू अप्रोप्रिएट द गुड्स, किसी और को नहीं दे सकता। टू रिस्टोर द गुड्स इफ ओनर इज फाउंड, ठीक है। ये 3 लॉ ये आप लोगों को याद कर लेना चाहिए कि भाई क्या क्या करना है। अब एक केस है इन हॉलिन्स वर्सेस हाउलर। एच पिक्ड अप अ डायमंड ऑन द फ्लोर ऑफ एफ शॉप एंड हैंडेड ओवर द सेम टू एफ टू कीप till the owner was found. In spite of the best efforts, the true owner could not be traced. After the lapse of some weeks, H tendered to F the lawful expenses incurred by him and requested to return the diamond to him. F refused to do so. क्या मस्त, एक डायमंड शॉप समझ लो, फाइन डायमंड्स, फाइन डायमंड्स के दुकान में मैं गया और मुझे किसी का गिरा हुआ अंगूठी मिल जाता है, ठीक है। तो मैंने कहा कि भाई ये अंगूठी गिरा हुआ है, आप एक बार इसको रखिए, तब तक मैं रियल ओनर को खोजता हूँ। रियल ओनर नहीं मिला तो मैं बोलता हूँ कि भाई ये अंगूठी मुझे दे दो और मेरे जो खर्चे हैं वो भी दे दो। फखरुद्दीन का कहना है कि भाई ये तो तेरा नहीं है, ये तेरा नहीं है और मेरे दुकान में गिरा था, तो मैं तुम्हें क्यों दूं। एच का कहना है, हरीश का कहना है कि भाई फखरुद्दीन साहब जो भी है मिला तो मुझे था ना, इसके ट्रू ओनर ना तो आप है ना तो मैं हूं, खोजा मैं था, मुझे रखने दीजिए, जिस दिन मुझे इसका ट्रू ओनर मिल जाएगा मैं उसे वापस दे दूंगा, बट आप उसके ट्रू ओनर नहीं हो तो आप किस अधिकार से रख रहे हो। तो आइए देखें क्या हुआ था फैसला, क्या हुआ फैसला। हेल्ड एफ मस्ट रिटर्न द डायमंड टू एच। फखरुद्दीन को, हरीश को डायमंड वापस करना होगा। एज ही वॉज एंटाइटल्ड टू रिटेन द गुड्स फाउंड अगेंस्ट एवरीबडी एक्सेप्ट द ट्रू ओनर। सिर्फ और सिर्फ ट्रू ओनर अगर मिल जाए
तो ट्रू ओनर को वो दे सकता है, बट बाकी पूरा वर्ल्ड उससे नहीं ले सकता है। प्रियंक, अ कस्टमर इन दीपक शॉप, पुट डाउन अ ब्रूच वोन ओवर हर कोट। अच्छा, तो हर कोट है तो चलो प्रियंका कर देते हैं। प्रियंका, अ कस्टमर इन दीपक शॉप, puts down a brooch worn on her coat and forgets to pick it up, and one of D's assistants finds it and puts it in the drawer over the weekend. तो सैटरडे का बात था, प्रियंका ने अपना ब्रोच छोड़ दिया है, ब्रूच या जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन है, एक मेरे ख्याल से कुछ शो का एक लगाने का होता है ब्रोच। ऑन मंडे इट वॉज डिस्कवर्ड टू बी मिसिंग। तो प्रियंका को ध्यान आया कि अरे अरे ये कहाँ है मेरा ब्रोच कहाँ है। डी वॉज हेल्ड टू बी लायबल इन द एब्सेंस ऑफ ऑर्डिनरी केयर विच अ प्रूडेंट मैन वुड हैव टेकन। तो डी वॉज हेल्ड टू बी लायबल इन एब्सेंस ऑफ ऑर्डिनरी केयर विच अ प्रूडेंट मैन वुड हैव टेकन। हालांकि चलो डी का बंदा तो ड्रॉर में रख दिया था तो ड्रॉर से निकाल के दे देगा। अगर दीपक का दुकान था, वो दीपक के दुकान में अगर प्रियंका का ब्रोच छूट जाता है और वो ठीक तरीके से ध्यान नहीं रखते तो दीपक का लायबिलिटी आ जाएगा। आइए दोस्त, अब लास्ट पॉइंट नंबर ई, मिस्टेक पेड, मनी पेड बाय मिस्टेक और अंडर कोअर्शन। गलती से पैसा चला गया या कोअर्शन में पैसा चला गया। अ पर्सन टू हुम मनी हैज बीन पेड और एनीथिंग डिलीवर्ड बाय मिस्टेक और अंडर कोअर्शन मस्ट रीपे और रिटर्न इट। एवरी काइंड ऑफ पेमेंट ऑफ मनी और डिलीवरी ऑफ गुड्स फॉर एवरी टाइप ऑफ मिस्टेक इज रिकवरेबल। अ पेमेंट ऑफ म्युनिसिपल टैक्स मेड अंडर मिस्टेकन बिलीफ or because of misunderstanding of the terms of lease can be recovered from municipal authorities. The above law was affirmed by Supreme Court in the case of sales tax officer versus Kanhaiya Lal. Similarly, money paid by coercion is also recoverable. The word coercion is not necessarily governed by section 15 of the act. The word is interpreted to mean and include operation extortion or such other means. In a case, मतलब कहने का मतलब है कि सिर्फ कोर्शन नहीं, अगर ऑपरेशन एक्सटॉर्शन से भी पैसा लिया गया है तो भी वो वापस देना है। इन अ केस वेयर टी वॉज ट्रैवलिंग विदाउट टिकट इन अ ट्रैम कार एंड ऑन चेकिंग ही वॉज आस्क्ड टू पे 5 एज अ पेनल्टी टू कंपाउंड ट्रांजैक्शन। टी फाइल्ड अ सूट अगेंस्ट द कॉरपोरेशन फॉर रिकवरी ऑन द ग्राउंड दैट इट वॉज एक्सटॉर्टेड फ्रॉम हिम। द सूट वॉज डिक्रीड इन हिज फेवर। त्रिकम दास वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कि ये एक्सटॉर्शन था। हो सकता है ट्राम का भाड़ा 10 पैसा हो, 10 पैसा के जगह आप हमसे 5 रुपया मांग रहे हो, एक्सटॉर्शन है। इन ऑल द अबव केसेस द कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटी अरोज विदाउट एनी अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट के बीच में क्या डिस्टिंक्शन है? द एसेंशियल्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट आर एब्सेंट, और इसमें प्रेजेंट होता है। This is imposed by law, this is created by the consent of the parties. So dost, we come to the end of the Indian Contract Act. Now we will complete the Sales of Goods Act. A contract dependent on happening or non-happening of future uncertain event is. Uncertain contract बोल के कुछ नहीं है, void contract नहीं है, voidable contract नहीं है। इसका आंसर है contingent contract, जो अपने को पता है। Contingent contract is what? Contingent contract void क्यों होगा भाई? क्यों होगा? Voidable. A contingent contract is a valid contract. ठीक है? A contingent contract depends on happening of a future uncertain event and can be enforced when the event, of course, when the event does not happen, when the event happens, or when the event becomes impossible, either of these. जैसे ही वो हरकत हुआ तो कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट को हम एनफोर्स कर सकते हैं।
A agrees to pay 1 lakh to B if he brings on earth a star from sky. This is a contingent contract and इसमें अगर है ना, अगर वो धरती पे तारा ला सकता है, अगर, बट ये इम्पॉसिबल सी बात है। जब इम्पॉसिबल सी बात हो जाती है तो इलीगल वाला बात नहीं है, वॉइडेबल वाला बात नहीं। वॉइडेबल तो वो होता है जो आज वैलिड है और कल कैंसिल होगा, बट ये वॉइड इसलिए है क्योंकि जिस समय बन रहा था उस समय ही ये गलत है। तो एलएमएस पे एमसीक्यूज आप लोग को करना है एलएमएस में, ठीक है? तो एलएमएस में एमसीक्यू करिए। चलिए दोस्त, ख्याल रखिए, मन लगा के पढ़िए, टेंशन मत लीजिए, इजी है, हो जाएगा। चलिए बाय बाय।